मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा, मुर्गियों और दीगर परिंदों को मारने का अमल शुरू, अंडे की सप्लाई भी मुतासिर। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दरमियान राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद कई रियासतों में मुर्गियों समेत कई घरेलू परिंदों को मारा जाना शुरू कर दिया गया है और कई रियासतों में उनके गोश्त की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जैसे पहले होता रहा है कि बर्ड फ्लू की खबरों के बाद मुर्ग का गोश्त बहुत सस्ता हो जाता है, वैसा ही अब होने जा रहा है। इस फ्लू की वजह से अब पोल्ट्री सनत को जबरदस्त नुकसान होगा। हुक्काम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंगबंद इलाके में फौत पाए गए परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक की है। राजस्थान में भी कई अजला में परिंदों की मौत हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में पीर के रोज 170 से ज्यादा परिंदे लुक़्मे अजल बन गए हैं। महकमे मवेशी परवरी के मुताबिक रियासत में 425 से ज्यादा कौवों, बगलों और दीगर परिंदों की मौत वाक़ हुई है। झालावाड़ के परिंदों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल के कौमी इदारे बराए आला हिफाजती मवेशी अमराज में भेजा गया था, जिससे बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है, जबकि कई अजला के परिंदों के नमूनों की जांच के नतीजे ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं। वहीं केरला के कोट्टयम और अल्लापूजा अजला के कई इलाकों में बर्ड फ्लू फैलने की इतला मौसूल हुई है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने मुतासिरा इलाकों में और उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और दीगर घरेलू परिंदों को कत्ल करने का हुक्म दिया है। हुक्काम ने कहा है कि H5N8 वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए तकरीबन 40,000 परिंदों को कत्ल करना पड़ेगा। कोट्टयम जिले इंतजामिया ने कहा कि नैंदूर में एक बतख परवरी के मरकज में बर्ड फ्लू पाया गया है और वहां तकरीबन 15,000 बतखें फौत हो चुकी हैं। बर्ड फ्लू की वजह से परिंदों का निज़ाम तनफुस मुतासिर होता है। इंसान भी इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंगबंद झील बर्ड सेंचुरी में तकरीबन 1,800 बैरूनी परिंदे फौत पाए गए हैं। भारतीय मवेशी तिब्बी तहकीक के इदारे में फौत परिंदों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। जालंधर में शुमाली इलाकों की बीमारी जांच लेबोरेटरी ने भी परिंदों के नमूनों में बर्ड फ्लू का खदशा जाहिर किया है। बहरहाल इस दौरान अफवाहों का भी दौर शुरू हो चुका है और इसका असर अंडे की मांग और कीमत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग अंडे का इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा रियासत में बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती जा रही है, जिसके चलते पहले लॉकडाउन की मार झेल चुके पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि सर्दी से भी मुर्गियों की मौत हो सकती है, लेकिन असली हकीकत टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। बैंक लेन देन के नए ज़ाब्ते नाफिज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई हिदायत जारी की। नए साल में बैंकों ने कई ज़ाब्ते तब्दील कर दिए हैं और कई तब्दील होने जा रहे हैं। कहीं मिलने वाली सहूलियात में तब्दीलियां हो रही हैं तो कहीं लेन देन का अमल तब्दील हो रहा है। इनमें से कई तब्दीलियां ऐसी भी हैं जो आपकी जेब पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। ऐसी कुछ तब्दीलियों पर एक नज़र डालते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ग्राहक 2,000 तक का लेन देन ही कर सकते थे, लेकिन अब वो 5,000 तक के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में कॉन्टैक्टलेस कार्ड लिमिट बढ़ाने का फैसला किया गया है। चेक सिस्टम में भी 1 जनवरी से एक अहम तब्दीली वाक़ई हुई है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 के बाद से 50,000 से ज्यादा की रकम चेक से अदायगी करने के लिए बैंक को दी जाने वाली तफसीलात फिर से वेरीफाई करने को लाजमी कर दिया है। ताहम ये अकाउंट होल्डर पर इन्हिसार करता है कि वो इस उसूल
کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ کی رقم کے پیمنٹ پر اسے لازمی کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی چیک جاری کرتا ہے تو اس اصول کے تحت اسے اپنا اور بینیفیشری کا نام، چیک نمبر، اکاؤنٹ نمبر، ٹرانزیکشن اماؤنٹ، چیک کی تاریخ کو پہلے ویریفائی کیا جائے گا۔ بینیفیشری سے بھی یہ تفصیلات ایک مرتبہ کنفرم کرائی جا سکتی ہیں۔ مرکزی بینک کا مقصد اس نظام کو نافذ کر کے چیک پیمنٹ سے دھوکہ دہی کو ختم کرنا ہے۔ پہلے ایسی خبر تھی کہ یو پی آئی لین دین پر 1 جنوری سے زیادہ فیس لگے گی، لیکن نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا نے ان خبروں کی تردید کر دی اور کہا کہ گاہکوں کو یو پی آئی ٹرانزیکشن پر اضافی چارج نہیں دینا ہوگا۔ دراصل این پی سی آئی نے تھرڈ پارٹی ایپس مثلاً امیزون پے، گوگل پے اور فون پے جیسی ایپس پر یو پی آئی پیمنٹ پر 30% کی کیپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ آگے چل کر ان کمپنیوں کی طرف سے یو پی آئی ٹرانزیکشن پر اجارہ داری کے امکانات کو ختم کیا جا سکے۔ جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ برطانوی عدالت کو ویکی لیکس کے بانی کی صحت کے تعلق سے تشویش۔ برطانوی عدالت نے کہا ہے کہ ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے خفیہ دستاویز افشا کرنے پر اسانج کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ برطانوی خاتون جج وینیسا برائسٹر نے جولیان اسانج کو امریکی تحویل میں دینے کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسانج کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور امریکہ میں حراست کے دوران ان کے خودکشی کرنے کا امکان موجود ہے۔ اسانج اس وقت ضمانتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک برطانوی جیل میں ہیں۔ امریکی حکام کے پاس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 14 دن کی مہلت ہے۔ اسانج کے وکلاء بدھ 6 جنوری کو ضمانت کی اپیل دائر کریں گے۔ اس دوران اسانج کے وکلاء نے عدالت کو یقین دلایا کہ وہ مفرور نہیں ہوں گے۔ 49 سالہ آسٹریلین شہری جولیان اسانج کو سن 2010 اور سن 2011 کے دوران ہزاروں خفیہ امریکی دستاویزات کو منظر عام پر لانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان خفیہ دستاویزات کو عام کر کے جولیان اسانج نے امریکی قانون کے ساتھ ساتھ کئی افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اسانج کے وکلاء کا کہنا ہے کہ امریکی تحویل میں دینے کے بعد الزام ثابت ہونے کی صورت میں اسانج کو امریکی عدالت 175 برس تک کی سزا سنا سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکومت کا موقف ہے کہ عدالت کی جانب سے دی جانے والی سزا کا دورانیہ محض 4 سے 6 برس تک ہو سکتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب۔ خلیج تعاون کونسل یعنی جی سی سی کے 41ویں سربراہ اجلاس کا مملکت سعودی عرب کے تاریخی شہر العلا میں انعقاد عمل میں آیا۔ منگل کو ختم ہوئے اس اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان آپسی اتحاد و مشترکہ مفادات پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر العلا ڈکلریشن کے نام سے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اجلاس میں یمن کی موجودہ صورتحال، مسئلہ ایران، امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد کی صورتحال کے بشمول خلیجی ممالک کے مفادات پر مبنی کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج کے اس اہم ترین اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی دعوت پر امیر قطر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی نے قطری وفد کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شخصی طور پر امیر قطر کا استقبال کیا اور اجلاس کے اختتام پر قطری وفد کے لیے العلا میں عشائیہ کا بھی اہتمام کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر کے درمیان منگل کو العلا کے مرایا ہال میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مشترکہ خلیجی جد و جہد کو مستحکم کرنے والی تدابیر کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان،
वजीर ममलिकत व काबिनी रुकन डॉक्टर मुसाअद अल एबान, कतर के नायब वजीर आजम व वजीर खारिजा शेख महमूद अब्दुर्रहमान अल सानी, ऐवान रियासत के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल सानी भी मौजूद थे। इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस लौटने पर अमीर कतर ने दोहा में खलीजी सरबराह इजलास के बरादराना माहौल की सताइश करते हुए कहा कि इजलास के मुस्बत नताइज की बदौलत खलीजी ताउन कौंसिल का मिशन मुस्तहकम होगा और खलीजी अवाम को इसके फवायद हासिल होंगे। खलीजी ताउन सरबराह इजलास के इख्तिताम पर मंगल को अल उला में सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब समेत 4 अरब मुल्कों बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने कतर के साथ मुकम्मल ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं और तमाम इख्तलाफी निकात तय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अल उला एलामिये में खलीजी ममालिक के अमन व अमान को खतरात पैदा होने वाले फरीकों की मज़ाहमत का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि सरबराह इजलास का एलामिया इस बात का मज़हर है कि माजी की बातें फरामोश कर दी गई हैं ताकि खलीज के अमन व इस्तेहकाम की पासबानी की जा सके। उन्होंने कहा कि एलामिया में खलीजी ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर जोर दिया गया है और इससे खित्ते के मुस्तकबिल का नया बाब शुरू होगा। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि कतर से ताल्लुकात को बहाल करते हुए सऊदी अरब ने पीर को दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र के लिए बहरी और ज़मीनी रास्तों को बहाल कर दिया। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा अलका जैन शरर को समाअत फरमाइएगा। मैं अलका जैन शरर मुंबई से अपने मुख्तसर से कलाम के साथ एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ है कि किस लिए अब भी लहू में है रवानी बाकी, किस लिए अब भी लहू में है रवानी बाकी, इश्क बाकी है या दिल की है तबाही बाकी, किस लिए अब भी लहू में है रवानी बाकी, इश्क बाकी है या दिल की है तबाही बाकी। और शेर यूँ हुआ है कि ज़ीस्त के सदमे रकम है मेरी पेशानी पर, ज़ीस्त के सदमे रकम है मेरी पेशानी पर, और बालों में घुली रह गई चांदी बाकी, और बालों में घुली रह गई चांदी बाकी। और एक शेर ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि चल उन्हीं रास्तों पर लौट चले हम जिन पर, चल उन्हीं रास्तों पर लौट चले हम जिन पर, एक अधूरे से सफ़र की है कहानी बाकी, एक अधूरे से सफ़र की है कहानी बाकी। और एक शेर ये भी मुलाहिज़ा फरमाए कि छेड़ मत किस्सा वफ़ा का ये छलावा है महज, छेड़ मत किस्सा वफ़ा का ये छलावा है महज, खाक में रूह की कब मिलती निशानी बाकी, खाक में रूह की कब मिलती निशानी बाकी। और एक शेर ये भी कि शाम को जब तेरी यादों की गिरह खोली तो, शाम को जब तेरी यादों की गिरह खोली तो, तर्क रिश्तों में मिली खुशबू पुरानी बाकी, तर्क रिश्तों में मिली खुशबू पुरानी बाकी। और मक्ते का शेर भी पढ़ती हूँ कि रह गई डोर बंदी लफ्ज़े तसल्ली के लिए, रह गई डोर बंदी लफ्ज़े तसल्ली के लिए, वस्ल की शब की शरर यादें सुहानी बाकी, वस्ल की शब की शरर यादें सुहानी बाकी, किस लिए अब भी लहू में है रवानी बाकी, इश्क बाकी है या दिल की है तबाही बाकी।